हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से एक नई श्रृंखला में। और आज जो हमने श्रृंखला स्टार्ट की है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था की। और इस भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में हम लोग कंप्लीट डिटेल पॉलिटी को डिस्कस करेंगे, यानी कंप्लीट भारतीय राज्य व्यवस्था को डिस्कस करेंगे। और ये क्लास उन सारे भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट है जो भाई हमारे किसी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, या किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो ये क्लास सच में उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी जिस भी एग्ज़ाम्स के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी पूछी जाएगी, उन सारे भाइयों के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होगी। तो मैंने ये सब पहले ही बता दिया ताकि किसी को डाउट ना रहे कि ये क्लास किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जीएस दृष्टि की बुक आती है और इससे अच्छे शॉर्ट नोट्स मेरे ख्याल से आपको कहीं नहीं मिल सकते। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन भाइयों को नोट्स बनाना है वो बना सकते हैं, और जिन भाइयों को इसकी पीडीएफ चाहिए वो लोग हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं उन्हें ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। और भारत का संवैधानिक विकास कैसे पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट दिया हुआ कि भारत के संवैधानिक विकास को कैसे पढ़े। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का निर्माण क्षणिक नहीं अपितु क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से सरकार एवं प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई, जिसका भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के संवैधानिक विकास के शासन की प्रकृति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। अतः जो भारत का संवैधानिक विकास है उसे हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। भाग प्रथम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाग प्रथम में हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित प्रमुख ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। ये अधिनियम कौन कौन से अधिनियम हैं? जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1786, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। आई होप, देखिए फ्रेंड, आई थिंक मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जब आप ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित प्रमुख ब्रिटिश संसदीय अधिनियम पढ़ेंगे तो उन अधिनियमों के अंदर हमें पढ़ना होगा रेगुलेटिंग एक्ट को, पिट्स इंडिया एक्ट को, चार्टर एक्ट को, चार्टर एक्ट 1813 को, चार्टर एक्ट 1833 को। यानी ये सारे जो चार्टर एक्ट हैं, ये सारे चार्टर एक्ट हमें पढ़ने होंगे जब हम लोग संवैधानिक विकास के प्रथम चरण को पढ़ रहे होंगे। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या प्रावधान किए गए थे, क्या 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 इसका उद्देश्य था, इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग एक बार द्वितीय चरण को देख लेते हैं। देखिए द्वितीय चरण के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। द्वितीय चरण में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीश पारित अधिनियम। अब ताज के शासनाधीश पारित अधिनियम को कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1858 को पढ़ेंगे, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 को पढ़ेंगे, देन उसके बाद में भारत परिषद अधिनियम 1892 को पढ़ेंगे, फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार, इसको पढ़ेंगे। देन उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को पढ़ेंगे। देन उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 को। और ये भारत शासन अधिनियम से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो या रेलवे हो। तो भारत शासन अधिनियम को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को डिस्कस करेंगे। और इस तरह हमारी जो भारत का संवैधानिक विकास है उसे हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन हेतु पारित प्रमुख संसदीय अधिनियमों को देखते हैं, जो कंपनी के अधीन रहते हुए जो एक्ट पारित किए गए थे, या जो भी अधिनियम बनाए गए थे, या जो भी रिफॉर्म्स किए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। और जिनमें सबसे पहले हमारा आता है रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे कि रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट का जो उद्देश्य था वो कंपनी के अंदर प्राप्त जो भ्रष्टाचार
और जो कुशासन था इसको दूर करना था। आप लोग याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लाया गया था, तो कंपनी के अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार और कुशासन था उसको दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। और इसके अंदर प्रमुख प्रावधान क्या क्या करे गए थे, तो उन प्रावधानों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर पहले प्रावधान किया गया है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया, यानी जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसे अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना था, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रावधान क्या था, और नेक्स्ट प्रावधान को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रावधान था कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और उन 4 कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे। उन 4 सदस्यों का नाम भी पूछा जाता है, जैसे स्टेट पीसीएस हो या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, इनमें इन सदस्यों का नाम भी पूछा जाता है। तो आप लोगों को एक बार ये नाम याद रखने हैं, जैसे जॉर्ज मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेबरिंग और रिचर्ड बारबोल, ये 4 सदस्य थे कार्यकारी परिषद के। नेक्स्ट प्रावधान क्या किया गया था इसके अंदर, नेक्स्ट प्रावधान है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को रखा गया था। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही आधार पर, यानी इसी के आधार पर 1774 के अंदर जो उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना की गई। और इस उच्चतम न्यायालय की स्थापना के समय इसमें जो सदस्य थे ये किसके मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और अन्य न्यायाधीश 3 हुआ करते थे, यानी उस समय इसमें 4 अध्यक्ष यानी 4 न्यायाधीश हुआ करते थे। तो इन 4 न्यायाधीशों का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा एम्फे थे, और देन उसके बाद में अन्य न्यायाधीश हाइड थे, चेम्बर्स थे और लिमेस्टर थे। इन नामों को भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इधर कुछ पॉइंट हैं जो हमने तुलनात्मक रूप में डिस्कस करने हैं। देखिए कौन से हैं, उच्चतम न्यायालय संक्षिप्त परिचय। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के तहत 1774 के अंदर कलकत्ता के अंदर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आधुनिक उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में हुआ था। आई होप इतने सारे पॉइंट्स, जो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उन सारे पॉइंट्सों को आप लोग याद रखेंगे। और अगर आपने इतना कर लिया तो रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे मिस नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा एक्ट होने वाला है वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी कमी को दूर करने के लिए लाया गया था। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए थे। और पहले पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा, यानी पिट्स नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो विलियम पिट थे। तो आपसे पूछे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पिट्स इंडिया एक्ट का नाम क्यों दिया गया, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो विलियम पिट थे, उन्हीं के नाम पर दिया गया। इसके प्रावधानों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके प्रावधान में सबसे पहला प्रावधान है कि कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हो गई, यानी कंपनी के जो मामले हुआ करते थे उनमें सरकारी नियंत्रण को पावरफुल बना दिया गया, यानी सरकारी नियंत्रण में वृद्धि कर दी गई। नेक्स्ट प्रावधान है कि कंपनी के जो कार्य होते थे राजनीतिक और व्यापारिक, इनका पृथक्करण कर दिया गया, इन्हें अलग अलग कर दिया गया। और नेक्स्ट देखिए प्रावधान क्या है, कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे उनके लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, और जो व्यापारिक कार्य थे वो निदेशक मंडल को इनकी अधीक्षण की अनुमति दे दी गई। आई होप इतने सारे जो फैक्ट्स हैं, जो इतने सारे पॉइंट हैं, जो याद करने योग्य चीज़ें हैं, वो आप पिट्स इंडिया एक्ट से ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट एक्ट हम अपना डिस्कस करते हैं, और हमारा नेक्स्ट एक्ट है चार्टर एक्ट 1786। और इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, इस चार्टर एक्ट के द्वारा विशेष परिस्थितियों में परिषद के कार्यकारिणी निर्णय को रद्द करने और उनके निर्णयों को लागू करने का अधिकार जो है
वो गवर्नर जनरल को दिया गया था। यानी इसमें गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ाया गया था। यानी इसके आधार पर चार्टर एक्ट 1786 के आधार पर गवर्नर जनरल चाहता तो अपने निर्णय को लागू कर सकता था, उसे रद्द भी कर सकता था। आई होप ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो चार्टर एक्ट है, जो अगला चार्टर एक्ट है वो चार्टर एक्ट 1813 का है। और ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट प्रावधान किए गए हैं और ये प्रावधान हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कि कंपनी के भारतीय एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। जो कंपनी के अंदर भारतीय व्यापारिक एकाधिकार थे उन्हें समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय के व्यापार को चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार पूर्ववत जारी रखा गया। यानी चाय का जो व्यापार था वो हमारा चलता रहा, बाकी सारी व्यापारिक एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए थे। आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश मिशनरी थे उन्हें भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। तो चार्टर एक्ट 1813 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये नेक्स्ट पॉइंट भी इसका इंपॉर्टेंट है कि प्रथम बार शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रतिवर्ष प्रावधान किया गया था चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। ये सारे ही पॉइंट्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप अगर किसी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या किसी ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसके अंदर पॉलिटी का बैटेज है, तो वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक ज़रूर करेंगे और एक कमेंट ज़रूर करेंगे और चैनल को तो सब्सक्राइब आप ज़रूर ही करेंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारा चार्टर एक्ट है 5 नंबर का 1833 का, और ये 1833 का भी चार्टर एक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रावधान किए गए थे और इन प्रावधानों से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अभी तक जो चाय का व्यापार था वो हमारा पूर्ववत जारी था, लेकिन इस चार्टर एक्ट के द्वारा ये जो व्यापारिक अधिकार थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम विधि आयोग गठित किया गया और मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम जो विधि आयोग है वो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, तो मैकाले की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और वो कब गठित किया गया था, यानी किस एक्ट के द्वारा, तो 1833 के एक्ट के द्वारा गठित किया गया था। और नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य शामिल किया गया। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट है बंगाल का गवर्नर जनरल अब ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस प्रावधान के तहत ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। ये पॉइंट भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट अपने एक्ट की तरफ मूव करेंगे और हमारा नेक्स्ट एक्ट जो है वो चार्टर एक्ट 1853 है। और इस चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से क्या प्रावधान किए गए थे उनको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें प्रमुख प्रावधान जो है वो विधि निर्माण हेतु पहली बार भारतीय विधान परिषद यानी केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, तो 1853 के एक्ट द्वारा ये केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट पॉइंट है कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। ये पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे ही पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट इसमें डिस्कस नहीं किया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 सम्राट द्वारा मनोनीत थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रावधान है कि कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया गया। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट के द्वारा कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया गया, तो एक्ट 1853 का एक्ट है
जो 1853 का चार्टर एक्ट है उसी के द्वारा हमारी जो विधायी और कार्यपालिका की शक्ति है उसका पृथक्करण किया गया था। आई होप ये सारे पॉइंट आप याद जरूर रखेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है ब्रिटिश ताज के शासनाधीश पारित अधिनियम। और अब ब्रिटिश ताज के शासनाधीश पारित अधिनियमों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रिटिश ताज के शासनाधीश जो पारित अधिनियम है उन अधिनियमों को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1858। और इस 1858 से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या प्रावधान इसमें किए गए थे, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें प्रावधान किए गए हैं प्रमुख कि भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण है वो कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को दिया गया। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रशासन का नियंत्रण था वो ब्रिटिश कंपनी से छीनकर जो ब्रिटिश राजमुकुट यानी ब्रिटिश क्राउन को दिया गया। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत राज्य सचिव यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार भारत राज्य सचिव को प्रदान किए गए। ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1858 से रिलेटेड है। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो है, भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम बयास राय यानी बयास राय कहा गया, क्योंकि अभी तक जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे उन्हें अब गवर्नर जनरल ना कहकर बयास राय का नाम दे दिया गया था। और पहले बयास राय की बात करेगा तो लॉर्ड कैनिंग होंगे, आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्या है कि भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कौन होगा, तो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बयास राय होगा यानी बयास राय अब भारत के ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन चुका था इस अधिनियम के द्वारा। और नेक्स्ट जो हमारा अधिनियम है हम उसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो अधिनियम है वो भारत शासन अधिनियम यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 का है। और 1861 के अधिनियम में क्या क्या जो प्रावधान किए गए थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें राज्य विधान परिषदों का गठन किया गया। किस अधिनियम के द्वारा राज्य विधान परिषदों का गठन किया गया, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा राज्य विधान परिषदों का गठन किया गया। विभागीय प्रणाली को मान्यता दी गई यानी पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई किस अधिनियम के द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। नेक्स्ट है, बयास राय को कार्यकारी परिषद में भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में मनोनीत करने का अधिकार मिला। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण किया गया। अभी तक जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन हुआ करती थी, उसे अब विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। और ये पॉइंट भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। और नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति बयास राय को दी गई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए भारत परिषद अधिनियम 1861 से रिलेटेड। और नेक्स्ट जो हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892 है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो प्रमुख प्रावधान है उसमें केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर विचार जो है प्रकट करने का अधिकार मिल गया था। लेकिन अभी तक इन्हें जो वोट देने का अधिकार यानी विचार प्रकट करने का अधिकार तो इन्हें मिल गया था, लेकिन इन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार अभी नहीं मिला था। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि किस आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस भारत परिषद अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदत्त किया गया, तो ये भारत परिषद अधिनियम 1892 होगा। नेक्स्ट जो है हमारा, सार्वजनिक हित के मामलों में केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदत्त, पूरक प्रश्न पूछने का मतदान का अधिकार नहीं था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर आप प्रश्न तो पूछ सकते थे लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न आप लोगों को याद रखना है कि नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न क्या होते हैं आप लोगों से कभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में।
नेक्स्ट जो है वो है सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति को आरंभ किया गया। तो सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति को किस परिषद अधिनियम के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा भारत परिषद अधिनियम है वो है 1909 का। और 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर क्या प्रावधान किए गए थे। देखिए फ्रेंड्स, 1909 के अंदर प्रमुख जो प्रावधान किए गए थे उनमें एक प्रावधान ये भी है कि ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन के अंतर्गत मुसलमानों को शामिल किया गया। कि यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि पहली बार मुसलमानों को निर्वाचन में शामिल किया गया, यानी पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया गया। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो है इसके तहत व्यास राय की कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। तो सबसे पहले व्यास राय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को किस अधिनियम में शामिल किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में शामिल किया गया था। और वो शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है भारत परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले जब हमने डिस्कस किया था 1892 का भारत परिषद अधिनियम, उसके अंदर जो था वो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पर 1909 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल चुका है भारतीयों को। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में प्रसिद्ध कथन, किसने इसे क्या कहा था? गांधी जी ने इसे क्या कहा? गांधी जी ने इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ये कहा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि इस एक्ट ने हमारा यानी 1909 के भारत परिषद अधिनियम ने हमारा सर्वनाश कर दिया? तो गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट जो हमारा है वो रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा, ये सुधार प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य अधूरा और अल्पकालीन समझौता था। ये पॉइंट दोनों आप लोगों को याद रखने हैं। और नेक्स्ट जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 है, और भारत शासन अधिनियम 1919 से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या इसके अंदर प्रावधान किए गए थे, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो प्रमुख प्रावधान थे उनमें प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित क्षेत्रों में बांट दिया गया था, यानी उनका विभाजन कर दिया गया था। और नेक्स्ट जो है वो प्रांतों में देश शासन प्रणाली को शुरू किया गया था। और नेक्स्ट जो है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार, यानी सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी लागू किया गया। और प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो केंद्र एवं द्विसदनीय विधायिका, यानी केंद्र के अंदर द्विसदनीय विधायिका को स्टार्ट किया गया। और नेक्स्ट प्रावधान है कि इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के अंदर उत्तरदायी शासन का प्रयोग किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंदर उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा अधिनियम है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। और भारत शासन अधिनियम 1935 इम्पोर्टेंट है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके अंदर प्रमुख प्रावधान क्या क्या हुए? इसका गठन संघीय लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया। और इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। और देश शासन यानी प्रांतों में समाप्त किया गया और केंद्र में लागू किया गया। ये याद करने योग्य पॉइंट है कि इसका जो दैद्य शासन था उसे प्रांतों में समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र के अंदर लागू किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वायत्ता, प्रांतों को स्वायत्ता दी गई। और उत्तरदायी शासन यानी स्वशासन प्रांतों को। और दोहरे शासन के स्थान पर दोहरे शासन के स्थान पर रखा गया। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट प्रावधान जो है वो भी भारत शासन अधिनियम से रिलेटेड ही है। देखिएगा आप लोग कि इसका विस्तार जो कैसे किया गया, सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदान मंडलों के माध्यम से। और महत्व भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का आधार स्रोत बना काफ़ी हद तक, यानी जो हमारा वर्तमान संविधान है उसमें काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं। और नेक्स्ट हमारा है द्विसदनीय
यानी केंद्रीय विधानमंडल रखा गया और शक्तियों का विभाजन केंद्र एवं प्रांतों के मध्य किया गया। और स्थापना फेडरल न्यायालय यानी 1937 में इसकी स्थापना की गई। और जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, किसे कहा था? इस भारत शासन अधिनियम को कहा था। गुलामी का एक अधिकार यानी गुलामी का अधिकार किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। दास्ता का आज्ञा पत्र किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। अनुदेश प्रपत्र अंतर्विष्ट, इन सारे नामों को जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए। और नेक्स्ट जो प्रावधान इसके अंदर है वो राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में समाविष्ट यानी भारत के संविधान में वर्ष 1950 में। और नोट है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1936 में भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 इसको अस्वीकृत कर दिया गया। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत शासन अधिनियम कब अस्वीकृत किया गया? तो कांग्रेस का 1936 का अधिवेशन था। इस अधिवेशन के अंदर 1935 में इसे अस्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है अधिनियम वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंदर क्या प्रमुख प्रावधान थे, उन प्रावधानों को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या किया गया था। सबसे पहले अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई। यानी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र का गठन किया गया यानी दो राष्ट्र बनाए गए। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति कर दी गई। और नेक्स्ट है दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई। और नेक्स्ट है भारत राज्य का सचिव पद समाप्त कर दिया गया। यानी अभी तक जो भारत राज्य के अंदर सचिव पद होता था उस भारत राज्य के अंदर सचिव पद को समाप्त कर दिया गया था। और ये सारे प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंदर रखे गए थे। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का जो संवैधानिक विकास का कंप्लीट जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों से डिस्कस की। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा संविधान बना, संविधान सभा कैसे बनी, कौन कौन सी कमेटी गठित की गई थी और कौन कौन से देशों से हमारे जो संविधान के अंदर शोध थे उनको लाया गया था। तो आज आप लोग इतना रिवाइज कीजिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। और इसी श्रृंखला में जुड़े रहने के लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ।